तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो कसका कॉलेज डेंस हो सब आप सब ठीक होंगे। घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल द बैक बेंचर्स। ओके सो अभी हम देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से हमारी जो बुक्स हमारी जो सीरीज है स्टार्ट हो चुकी है बहुत से सॉरी अब कहीं ना कहीं खत्म होने के लिए आई है। ऑब्वियसली अभी तक हमने जो इसमें पूरी बुक में जो पढ़ा है वो 12 चैप्टर ठीक है। सो अभी तक हम देख रहे हैं जो भी अगर हम कुछ पढ़ते हैं ना सो वो कहीं ना कहीं से इंटरलिंक होता है ठीक है। सो अभी तक हमने देखा कि पिछले चैप्टर में भी हमने देखा कि किस तरह से जो सबसे फर्स्ट पे इंडिया में 12 चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से जो महमूद गजनवी आता है इंडिया में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो इंटेंशन वो अटैक करना जो कहीं ना कहीं से लूट पाट करना होता है और मुगल अपना जो मुस्लिम साम्राज्य वो स्थापित करना नहीं होता। लेकिन हमने देखा कि जो मोहम्मद गोरी होता है उसका मेन मकसद होता है यहाँ पर अपना मुस्लिम एम्पायर एस्टेब्लिश करना और बाद में वो कर भी देता है ठीक है। हमने देखा बैटल ऑफ तराइन इसलिए हमने पढ़ा कि 1191 में होती है ठीक है, सेकंड बैटल ऑफ 1192 में। तो अभी तक हमने ये पढ़ा ठीक है। इस चैप्टर में अभी हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड एग्रेरियन रिलेशंस। टाइम कब से 700 से लेकर 1200 से ही तक कॉमन एरा। ओके अभी तक देखो ये चैप्टर किस तरह से इंपॉर्टेंट और किस तरह से इंटरलिंक है। सो इस चैप्टर में इस तरह से अभी तक मैंने आपको कितनी बार बताया कि जब भी कोई दो रूलर्स दो टेरिटरी के बीच फाइट होती है, जब दो रूलर्स लड़ते हैं ऑब्वियसली किसके लिए लड़ते हैं, रिसोर्सेज के लिए लड़ते हैं ठीक है। हर एक रूलर चाहता है कि उसके जो टेरिटरी है वो दूर दूर तक एक्सपैंड हो और ओवरऑल जितने भी रिसोर्सेज है वो उसके और कहीं ना कहीं वो एक अपना हर जगह साम्राज्य उसका जो इतना जो उसका जो ओवरऑल टेरिटरी वो कहीं ना कहीं उसके अंडर हो और वो उसके जो सारे रिसोर्सेज वो यूज़ कर सके और कहीं ना कहीं अपने साम्राज्य की छाप छोड़ सके दूर दूर तक ठीक है। सो इसमें ये बताया गया कि किस तरह से जो लैंड है उसका उसने 700 सी से लेकर 1200 सी तक अपनी छाप छोड़ी, किस तरह से लैंड वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किस तरह से जो लैंड है वो कहीं ना कहीं एक हर्डल बनती है। मैंने आपको पहले बताया कि उस टाइम जब कहीं पे जब करेंसी डेवलप नहीं हुई थी, इतनी करेंसी नहीं आई थी, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बेसिस पे ही जो उनके जो सैनिक थे उनको लैंड दिया जाता था। ओके सो ये भी रीजन बना था कि करेंसी सिस्टम यूज़ नहीं हुई जब हमने बात की थी पोस्ट गुप्ता टाइम की इकोनॉमी के बारे में ठीक है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लैंड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उस टाइम लैंड का यूज़ होता था और किस तरह से रेवेन्यू सिस्टम चलता था और किस तरह से एग्रेरियन रिलेशन मतलब कृषि प्रधान रिलेशन ठीक है। अपना टॉपिक फर्स्ट बढ़ते हैं लैंड। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी यहाँ से हमेशा पक्का क्वेश्चन आएगा। सो आप इसको हल्की मत लेना ठीक है। सो ओवरऑल करें बात लैंड या बात करें से उस टाइम की या फिर बात करें आज की। सो लैंड जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू बना जाता है ऑब्वियसली। एक पीस ऑफ लैंड के लिए बड़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि बड़ी ज़्यादा लड़ाई होती है वगैरह होती है क्योंकि एक लैंड हमको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। लैंड हमको ऑब्वियसली जगह सबसे पहले लैंड किस के लिए यूज़ होती है, लैंड सबसे पहले ऑब्वियसली प्रोडक्शन के लिए यूज़ होगी, लैंड होगी एग्रीकल्चर के लिए, लैंड होगी आपके इकोनॉमिक सोर्सेज के लिए, लैंड होगी आपकी कमर्शियल इकोनॉमी के लिए, मतलब कहीं ना कहीं जो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड पे आप क्या बना सकते हो, घर बना सकते हो ठीक है घर। सेकंड लैंड से आप मतलब अनाज उगा सकते हो ठीक है अपने खाने के लिए अनाज। थर्ड लैंड से आप पैसे भी कमा सकते हो, इकोनॉमी भी कमा सकते हो क्यों कमर्शियल क्रॉप्स ठीक है जो जैसे सिल्क हो गया ठीक है, टी हो गई ओके, और भी जो बड़े सोर्सेज हैं अगर आप वो अपने लैंड पे लगाते हो, केसर हो गया ठीक है सैफरन। सो लैंड उसके लिए यूज़ आती है। उसके लिए बात करें ओवरऑल तो लैंड आपकी प्रॉपर्टी बात करें जो आप तो आप लैंड को बेच के भी पैसे कमा सकते हो और भी लैंड के आप लैंड अपने लैंड पे आज के टाइम की बात करो तो कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, होटल बना सकते हो ठीक है। सो आज के उस टाइम पे ये भी होता था और पार्किंग वगैरह बना सकते हो और भी हज़ारों काम है, एक लैंड का नहीं है। सो इसलिए लैंड इवन की आज तक की बात करें तो कहीं ना कहीं जो एक दो भाइयों के बीच या फिर दो दोस्त या फिर दो इंसानों के बीच मैक्सिमम हमको जब देखने को मिलता है लैंड के बारे में इशू देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर फैमिली में देखने को मिलता है कि क्यों इस तरह जब एक पीस ऑफ लैंड के लिए दो भाइयों के बीच लड़ाई होती है, क्योंकि जब उनके जो पेरेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं जब वो ओल्ड हो जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो उसके लिए होता है क्यों एक छोटे से पीस ऑफ लैंड के लिए आप सोचते हो कि दो एक फैमिली के दो क्यों लड़ रहे हैं, क्यों क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यूज़ करता है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऑब्वियसली, इसलिए दुनिया उसके लिए लड़ रही है एक पीस ऑफ लैंड के लिए। आज हम देखते हैं बड़े बड़े देश एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं एक पीस ऑफ लैंड के लिए ठीक है, हमने क्योंकि रिसोर्सेज है ठीक है। सो इस अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हुए land and associated rights became central of almost of all activities in between 700 to 1200 CE. Early medieval Indian economy, politics, society, and religion became more and more linked and dependent on land and its resources until the establishment of the Muslim Empire, which introduced large-scale cash payment. The land became most important source of income for kings. The sovereign issues the land as medium of exchange for several for services rendered by the officials and religious communities in the time of financial crisis. In this way, kings tried to use land for their kingdom and fought each other to acquire more and more. The contemporary society also became more satisfied and complicated. The quantity of land became a medium of social mobility and status symbol. The endless laborers who formed a working agriculture population also became a valuable asset for the kingdom. अच्छा सो यहाँ पर नॉर्मली इसमें ये बताया गया कि किस तरह से जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है 700 से लेकर 1200 के टाइम पीरियड के बीच में। क्यों क्योंकि उस टाइम हमको देखने को मिलता है कि अर्ली मेडिवल पीरियड चल रहा है और कहीं ना कहीं मुस्लिम रूल नहीं यहाँ भी स्टैब्लिश होता है और अब तक उस टाइम में जो पोस्ट गुप्ता के बाद जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डाउन हो चुकी है और करेंसी सिस्टम इतना ज़्यादा जो करेंसी सिस्टम है वो इतना ज़्यादा डोमिनेंस नहीं है, लेकिन लैंड सिस्टम
पे ही सब कुछ डिपेंड है, क्योंकि लैंड से ही टैक्स आ रहा है, लैंड से ही रेवेन्यू आ रहा है, और लैंड पे ही जो किंग्स हैं वो निर्भर कर रहे हैं। ओके, हमने देखा कि जब मुस्लिम रूल आता है वो भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लैंड पे ही डिपेंड होते हैं। मुस्लिम रूल जब स्टैब्लिश होता है उन्होंने इतना सिस्टम लगाया, हमने देखा है कि ठीक है, लेकिन बाद में कुछ टाइम के बाद में जो रूलर्स आए तो उन्होंने ये करेंसी इशू की। और ओके, तो हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन कि आज के टाइम पे भी आप लैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो अलग बात है कि आज के टाइम आप डायरेक्टली टैक्स नहीं देते हो, लेकिन गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स तो दे ही देते हो, लेकिन उस टाइम जो लैंड एक इंपॉर्टेंट रोल था और लैंड से ही गवर्नमेंट को टैक्स जाता था। लैंड ही किंग ज़्यादा किंग्स जो थे वो लैंड पे ज़्यादा वो करते थे, डिपेंडेंट थे। ठीक है, और हमने देखा कि जो लैंडलेस लेबर है, अब एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, वो उस पर सबसे ज़्यादा फर्स्ट अधिकार किसका है? किंग का है। ठीक है, ओके, उसके बाद किंग के बाद किसका है? उसके बाद किंग के बाद उसका ओनर है। ठीक है, उसके बाद ओनर के बाद उसका पीजेंट है जो उस पर काम कर रहा है। ठीक है, सो एक होते थे लैंडलेस लेबर। ठीक है, जो मतलब जिनके पास ज़मीन नहीं है। एक्चुअली कहीं ना कहीं ज़मीन तो उनके पास ही होती थी, लेकिन कुछ ऐसे ट्रेजेडी या अब ऐसा कोई तो है नहीं कि जब एंशिएंट टाइम पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन तो है नहीं कि किसी के पास हर के पास लैंड होते थे। जो रूलर्स होते थे या जो चालाक लोग होते थे वो कहीं ना कहीं पीजेंट्स को बेवकूफ़ बना देते थे और कुछ ना कुछ करके उनकी जो लैंड है हथिया लेते थे। अब एक किसी को टैक्स दे दिया आपने, या फिर किसी को अगर आप बात करो मदर इंडिया मूवी की, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट हमको देखने को मिलता है कि जब वो लाला से 500 रुपीज़ शायद लेते हैं, और लाला उनसे क्या बोलता है कि मैं आपकी हर साल की जो फसल है उसका 1/3 लूँगा। ठीक है, सो वो हर साल सिर्फ मतलब सॉरी वो उनके 3/4 लेगा। ठीक है, मतलब अगर उनकी जो एक फसल है, ठीक है, अगर एक फसल के उनके 4 पार्ट कर दें, सो जो उस मूवी में जो बताया गया कि वो जो लाला जो सेठ है वो 3 पार्ट उसके ले लेगा, और मतलब एक पार्ट है जो हीरो जो मेन है उनको मिलेगा। सो वो हर साल वो क्या करते हैं, वो सिर्फ तीनों साल वो 3 ही भरते हैं, मतलब ये उनका इंटरेस्ट है। ठीक है, लेकिन जो मेन रकम कितनी है? मेन रकम है 500 है, लेकिन वो ये 4/3 मतलब 3/4 जो है ये उसका इंटरेस्ट है, और 500 रुपये उसका मेन रकम है। ठीक है, सो हर साल जो ये हीरो जो मेन हीरो ये बताया गया कि ये हर साल से 3/4 बज रहे हैं, 3/4 बज रहे हैं, 3/4 बज रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन टैक्स है वो कहीं ना कहीं खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि किस तरह से जो बड़े बड़े लोग हैं वो उनको जब बाद में वो लाला वो उनकी ओबियसली कि 20 बीघे ज़मीन भी हड़प लेता है और वो भी कर लेता है। सो क्योंकि उस टाइम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, सो उनको पता नहीं था कि क्या कर रहा है। जो एक दो जो लाला वगैरह होते थे, जो उनके पास बंदे होते थे ज़्यादा, तो एक दो थोड़े बड़े होते थे, हर बात में हमला देते थे। ठीक है, उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि किस तरह से जो बड़े लोग हैं वो ओवरऑल ये बता रहा हूँ कि उसमें भी हमको ये देखने को मिलता है जो बड़े लोग हैं किस तरह से और बच्चों पीसेंट्स को ठग देते थे। ठीक है, सो इसमें भी ये बताया कि जो लैंडलेस लेबर्स है उसमें इसमें उसकी इंपॉर्टेंस बताई कि लैंडलेस लेबर्स भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि जो लैंडलेस है उनको अपने रोजी रोटी चलाने के लिए, अपना डे टू डे वर्क के लिए कहीं ना कहीं तो हाथ पैर मारना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सो वो लाला जो होते थे, लाला का मतलब होता है ठाकुर, सामंत, महान, मंडलेश्वर जो जिनके पास लैंड होती थी। ठीक है, किंग के पास सेकंड नंबर पे वो होते थे। जैसे किंग बोलता था, किंग को क्या, किंग का मेन क्या है? रेवेन्यू चाहिए भाई, कहीं से भी आ जाए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स के टाइम करें तो परमानेंट सेटलमेंट, महलवार सेटलमेंट, उसमें अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम। तो ये अगर अर्ली मेडवल की बात करें तो उसमें क्या होता था कि किंग अपने आगे एक सामंत बैठा देता था। सामंत को बोलता था कि भाई मुझे टैक्स चाहिए, मुझे नहीं पता। अब उसने किंग ने क्या बोला कि भैया मुझे अगर एक किसान का उसका फसल का 10% है तो मुझे उसमें से 7 चाहिए, बाकी मुझे नहीं पता जो तू करे। तो 7 वो रख लेता था, 2 या 3, कभी कभी 3 भी जो है वो सामान तक लेता था। 2 तो बचा किसान को कितना? 1% बचा पूरे 10% जितने में से उगाया। ठीक है, सो ये हालत होती थी, इतनी बुरी हालत थी। तो जो लैंडलेस लेबर है वो उनको लो वेजेस पे सामंत के पास काम करना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हम देखें तो अगर हमको कहीं लो वेज पे काम करना हम नहीं करते हैं, क्योंकि ओबियसली अपना वैल्यू देखते हैं। लेकिन उस टाइम उनको और कोई काम नहीं मिलता था, और जगह एक्सपेंशन नहीं थी, इतने वास्ट काम नहीं थे कि मतलब इतने ज़्यादा लेवल पे अवेलेबल काम नहीं थे। सो वो क्या करते थे, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, सो वो कर लेते थे काम। The early medieval economy became structured, modified, and functioned around land. Land became a significant source of revenue and also donated land to individuals and institutions for their services to the empire. The system of land grants became all India, featured by 1200 CE, and incorporated almost all kinds of land, and such as fertile, semi-fertile, and unfertile pasture and other ecological kinds. Religious institutions and communities also emerged in land management. The king granted land for their favor and services. Brahmanas, temple government officers, and royal kingsmen benefited by most land grants and emerged as landlord. अच्छा, सो यहाँ पर लैंड की यूज़ बताया गया, लैंड का वो बताया गया। हमने मैंने आपको पहले भी पिछले चैप्टर में बताया कि जो बड़े बड़े रॉयल्स लोग होते हैं, जो रॉयल किंग होते हैं या फिर जो रॉयल फैमिलीज होती हैं, वो लैंड ग्रांट्स देते थे। लैंड ग्रांट्स का मैं आपको मतलब बताऊंगा नहीं, ऑब्वियसली चलो बता ही देता हूँ। अभी तक मैंने लैंड ग्रांट मतलब जब एक बड़ा कोई बड़ा आदमी या किंग या रॉयल फैमिली का या कोई बड़ा सामान जब अपने डिवोशन से, अपनी मर्जी से, अपने जो ईविल्स हैं या फिर जो अपने धर्म के लिए अपनी मर्जी से, ताकि कहीं ना कहीं वो मतलब ईश्वर की ओर करीब पहुँच सके, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली आप जब वो ब्राह्मण को देगा तो ब्राह्मण उनके घर पूजा वगैरह करवाएंगे और आशीर्वाद देंगे। सो ऐसा ही सिस्टम से स्पिरिचुअली ब्राह्मण जो है लैंड ग्रांट्स ले लेते थे। ठीक है, सो यहाँ पर हमने देखा कि जब राजा है वो उसने इस टाइम पे 7th से लेकर 12वीं सेंचुरी तक लैंड ग्रांट्स के हमको देखने को मिलते हैं कि कितने ज़्यादा लैंड ग्रांट्स दिए गए हैं। और हमको देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा
लैंड ग्रांट सिस्टम इसी टाइम और 1200 सी की बात करें तो इस टाइम में लैंड ग्रांट अपना डोमिनियस लेवल पर पहुंच गया था इन टू द होल सब कॉन्टिनेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि लैंड ग्रांट सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ। लैंड ग्रांट सिस्टम होता है साउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे 12 की तो 1200 सी, तो ये रफली मैप है। सो पूरे ओवरऑल गलत बन गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। सो मतलब ओवरऑल सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1200 तक लैंड ग्रांट सिस्टम जो है वो फैल गया था। ओके, तरह की लैंड जो है वो कहीं ना कहीं, और क्योंकि राजा ही ओवरऑल हर जगह, तो जो लैंड की क्या क्या जो ओवरऑल ब्राह्मण इंस्टीट्यूशन को जब राजा किसी से खुश होता था तो उसको लैंड दे देते थे। लैंड ग्रांट फर्टाइल क्या फर्टाइल गया सेमी फर्टाइल एंड फर्टाइल लैंड इक्वालिटी का जो पास्चर होता है, या फिर हम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को मंदिर वगैरह बनाने के लिए दे देता था, ठीक है। हमने देखा कि सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली किसको मिलती थी लैंड्स, ब्राह्मण्स को मिलती थी, क्योंकि वो रिलीजियसली सबसे ऊपर होते थे, क्योंकि पूजा पाठ में स्कॉलर्स होते थे और भी राजा के काम होते थे, पॉलिटिकल एडवाइजर होते थे, ठीक है। उसके बाद हम देखें जो गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर जो रॉयल किंग्समैन वो उनको सबसे ज़्यादा लैंड ग्रांट्स मिलती थी, जो राजा के जो सबसे करीब होते थे, ठीक है। ये थे लैंड, ठीक है। सब लैंड ग्रांट्स पढ़ते हैं, लैंड ग्रांट्स क्या थे, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया अभी कि इंडियन कल्चर हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ गिफ्ट और दान टू ब्राह्मण एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एज द श्योरेस्ट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग मेरिट एंड डिस्ट्रॉइंग सिंस। सो मैंने आज के टाइम की अगर बात करें तो आज के टाइम इतना ज़्यादा नहीं माना जाता, लेकिन उस पहले के टाइम पे इतना माना जाता कि अगर आपके घर पे कोई मांगने आया, कोई भिखारी आया तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाते, ठीक है। अपने अपने थाली के आगे से अगर आप खाना खा रहे हो लेकिन वो भूखा नहीं जाने से, तो आप अपनी थाली का भी उसको दे देते हो, ठीक है। क्योंकि मतलब कहीं सत्युग मान जाते थे, या फिर बहुत ज़्यादा रिलीजियसली जो बैकग्राउंड पीछे था ना, ठीक है। इसलिए ऐसे ऐसे मतलब उस टाइम के रिचुअल्स ऐसे थे, दान दान प्रथा चलती थी, ठीक है। उस टाइम बड़े ज़्यादा दान वगैरह करते थे, लेकिन आज के टाइम में हम देखें तो इतना ज़्यादा लोग मानते नहीं, क्योंकि ज़्यादा साइंटिफिकली हो गए, ज़्यादा लॉजिकल हो गया, हर एकदम बोलता कि अपना कमा के खाना चाहिए, ठीक है। सो ये बात हो रही है। और हम उस टाइम की बात करें तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण्स होते थे वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट लेवल पे इसलिए थे, बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा लैंड को मिलते थे। आज के टाइम पे हम जब बात करें तो बड़े ज़्यादा जगहों पे जब हवन करवाते हैं, या फिर जब हम पूजा करें, या फिर जब शादियों की बात करें तो पंडित को बड़े ज़्यादा दान देना पड़ता है, ठीक है। लैंड ग्रांट नहीं मिलते देखिए आज के टाइम पे, लेकिन जब हम पैसे की बात करें तो बड़े ज़्यादा मैंने कुछ देखा तो पैसे डालने पड़ते हैं, या फिर वगैरह और भी बड़ी ज़्यादा चीज़ें, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं, मैं ऐसे डीप में नहीं बोलूँगा आपको, ठीक है। सो लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम जो है अपने पापों को ख़त्म करने के लिए, या फिर और भी अपना डिवोशनल को बढ़ाने के लिए, अपने कल्चर को बढ़ाने के लिए, अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए जो बड़े बड़े लोग थे वो लैंड ग्रांट दे देते थे, ठीक है, दान में, ताकि उनका जो रिलीजन है वो बढ़ सके, मतलब वो स्प्रेड हो सके। देयर वर सेवरल आइटम ऑफ गिफ्ट सच एज फूड, ग्रेन्स, पैडी, गोल्ड, मनी, लैंड, गार्डन, होम, काउ, प्लो, डॉग्स, क्या चीज़ नहीं है जो लैंड ग्रांट में दे सकते, सब कुछ तो दे दिया इन्होंने। देखो खाना दे दिया, गोल्ड, पैसा, सोना, जमीन, गार्डन, घर, गाय, ठीक है, बैल, क्या क्या सब कुछ मतलब दान में दे देते थे। ये सारी चीज़ें दान के लिए होती थी, ठीक है। द डोनेशन ऑफ लैंड वाज अ पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन विच बिकेम पॉपुलर इन 712 ड्यू टू द चेंज इकोनॉमिक सिचुएशन, इंस्क्रिप्शन एंड रिलीजियस लिटरेचर मेंशन ग्रांट्स ऑफ कल्टिवेबल लैंड टू द ब्राह्मण्स एज द बेस्ट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ गिफ्ट, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया कि जो लैंड ग्रांट सिस्टम है वो बेसिक 700 से लेकर 1200 से तक जो सबसे ज़्यादा अपने परमानेंट लेवल पर चल गया। चलो मैं सारी आपको स्टोरी बता चुका हूँ, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ कि 700 से लेकर 1200 सेंचुरी के बीच में जो है लैंड ग्रांट सिस्टम अपने प्रोमिनियंस लेवल पर चला जाता है। और हमें ये भी देखा कि जो लोग हैं ब्राह्मण्स को ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा लैंड ग्रांट देते थे, लेकिन लैंड जो है जो लैंड है ना वो देना ज़्यादा लोग फेथफुल समझते थे, वो लेना ज़्यादा फ्रूटफुल समझते थे ये इन कंपेरिजन ऑफ। अब ब्राह्मण जो है गोल्ड का क्या करेगा, मनी का क्या करेगा, ठीक है, होम का क्या करेगा, काऊ का क्या करेगा, बैलों का क्या करेगा। सो कहीं ना कहीं उसको लैंड का क्या करेगा, लैंड ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं उस पर रिलीजियस टेंपल बनाएगा, ओके, और भी स्कॉलर अपने स्कूल बनाएगा। सो गुरुकुल बोलते थे जिसको, ठीक है, पहले के टाइम पे ये, और अपने हवन के लिए और भी बड़ी सारी चीज़ें बना सकता है। सो लैंड ग्रांट का जो लैंड है ना, लैंड देना बड़ा ज़्यादा उस टाइम फ्रूटफुल समझा जाता था, ठीक है। सो कोशिश करते थे लोग कि ज़्यादा उनको ज़मीन ही दे दी जाए पंडित को। In the 4th-5th centuries, the land grant system started in Ganga Valley and spread over northern Deccan and Andhra. In the 6th century CE, the land grants covered eastern and western India. South India became in contact with land grants in 8th-9th century. Till the end of 13th century, the land grant system became uniform and universal feature in the entire India. मैंने आपको पहले बताया कि जो देखो लैंड ग्रांट सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ। लैंड ग्रांट सिस्टम हम बात करें तो जो गंगा बेसिन है, जो गंगा सिस्टम है, अरे वहाँ से, ओके। सो एक्चुअली यहाँ पे हम रफली मैं आप बताते हैं, ठीक है। सो वैसे रफली बताते हैं 4th से 5th सेंचुरी तक के बीच लैंड कहाँ पर है, गंगा सिस्टम अगर हम यहाँ मानते हैं, ठीक है। सो आई होप कि मैं बात होगा। उसके बाद एंड 4th से 5th एंड स्प्रेड नॉर्थन डेक्कन एंड आंध्रा, ठीक है। आंध्र प्रदेश अगर आप बात करें तो गंगा वैली अगर यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा कहीं, ठीक है, आंध्र प्रदेश दक्कन इलाका, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं 6th सेंचुरी लैंड कवर्ड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। सिक्स सेंचुरी के बाद बात करें तो यहाँ पर ईस्टर्न गंगा के ईस्ट और वेस्टर्न राजस्थान वगैरह गुजरात इलाका आ गया, ठीक है। और साउथ केम इन कॉन्टैक्ट विद लैंड ग्रांट 9th। यहाँ पर आप बात करें डेक्कन सिस्टम तक, मैंने आपको पहले बताया कि महाराष्ट्र तक डेक्कन, उसके बाद नीचे तमिलनाडु, कर्नाटका। सो यहाँ पर लैंड कर लेते हैं, यहाँ से डेक्कन तक साउथ चला गया लैंड। यहाँ पर का भाई यहाँ से 8th से 9th सेंचुरी के बीच आई, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर 4th to 5th आई, और यहाँ पर 6 to 7th, ठीक
ठीक है। 4th to 5th यहाँ गंगा तक, 6 to 7th आई ईस्ट वेस्ट, 7th to 8th आई नॉर्थ डेक्कन तक, और 8th to 9th आई साउथ। ओके, और हमने देखा कि 12th पे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। Land grants generated differential access to power resources and initiated the relations of dominance and subordination of donated areas. We can divide land grants broadly into categories: religious and secular awards. Spiritual gifts include Brahmadiyas, Devadana, and Agraharam Mangalam, which was started by ruling dynasty and subsequently followed by chiefs, official, and feudatory. Land grants to be one of a number of Brahmans were called Brahmadiyas. Agraharam Mangalam was tax-free villages donated to Brahmans for their resettlement, respectively in the north and south. Devdana was the land given to temples, monasteries, and other religious establishment. Both Brahmana and non-Brahmana, the institutions such as Brahmadiyas and temples played an essential role in the development of and expansion of the agrarian base, consolidation state power, presentation of Sudra and social differentiation. So मैंने आपको ये बात जो है पहले भी बता दी हुई है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, आपको स्टोरी बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हो। सो ये तो सिर्फ ऐसे पढ़ने के लिए हो रहा है, ठीक है। ये जो बुक है, ये बुक का उठाया हुआ है, इसलिए मैं आपको सामने से पढ़ने के लिए बताता हूँ, क्योंकि बुक का भी पढ़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सो इसमें ये बताया कि लैंड ग्रांट है कितना अपना ज़्यादा, उसके बाद जो है डोमिनेंस अपने इंपॉर्टेंस रखते जाएगी ओबियसली, क्योंकि जैसे जैसे धर्म फैलेंगे और वो ज्ञान फैलेगा तो लैंड ग्रांट और चलते जाएगा अपने सिंस और अपने डिवोशन को वो करने के लिए। यहाँ पे बताएगा कि जो लैंड है ना, वो अपने उसको दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है रिलीजियस के लिए, सेकंड है सेकुलर के लिए। ओके, सो रिलीजियसली में हमको देखने को मिलता है ब्रह्मदिया, ठीक है, देवदाना, अग्रहार मंगलम। अग्रहार मंगलम क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ कि एक ऐसा लैंड फ्री टैक्स विलेज जो जहाँ पर कि अब जहाँ पर पहले किंग का रूल था, जहाँ पर एक रॉयल फैमिली का अधिकार था, लेकिन बाद में जो किंग ने उनको दे दिया तो वहाँ पर पूरी तरह से उनका अधिकार। और मैंने यह बताया आपको कि मंगलम जो है एक पर्टिकुलर वर्ड जो लैंड फ्री टैक्स का विलेज है वो कहाँ पर यूज़ होता है, वो होता है यूज़ कहाँ पर होता है, तमिलनाडु साउथ में, ठीक है। और लैंड उनको क्यों दिया जाता है, तो ताकि जो ब्राह्मण है उनके रिसेटलमेंट के लिए। ओके, सो अग्र महाराज विलेज मैंने आपको पहले बताया कि जो ब्राह्मण को रिसेटलमेंट के लिए जो लैंड फ्री टैक्स, और हमने बात की जो दो टाइप के लैंड होते हैं, कौन कौन से, रिलीजियस और सेकुलर होते थे, जहाँ पर कहीं ना कहीं जो पढ़ाई जाए, मैंने गुरुकुल की बात की अगर आप, या फिर और जहाँ पर ज्ञान दिया जाए। सो टेम्पल्स हो गए, ठीक है, यहाँ पर टेम्पल्स एक रोल प्ले करता है, क्यों, क्योंकि पहले के टाइम पे वहाँ पर डांस सिखाते थे, ठीक है। डांस एक कला ओबियसली वो भी कहीं ना कहीं एक लिटरेचर सेकुलर के अंदर ही आता है, ठीक है। और हम बात करें ऐसी पैसे नहीं है कि जो टेम्पल्स में ही टेम्पल्स के लिए लैंड दान दीजिए, तो ओबियसली मोनेस्ट्रीज और जो थी, और या फिर जैन टेम्पल्स या फिर और जो अलग रिलीजन है उसको उनको भी दी जाती थी, ठीक है, दान। तो ये थे लैंड ग्रांट्स। आप कहते हैं राइट्स टू लैंड। ओके, लैंड के क्या क्या राइट थे, किस किसका उस पर अधिकार था, ये पढ़ते हैं इसमें। द लैंड ग्रांट्स ब्रॉट फंडामेंटल चेंजेस इन द राइट्स टू लैंड इन एंशिएंट इंडिया। किंग एंड फार्मर हैड राइट्स ओवर द लैंड, बट इन द अर्ली मेडिवल इंडिया द इंटरमीडिएटरी राइट्स वर क्रिएटेड थ्रू लैंड ग्रांट्स। लैंड ग्रांट्स डिस्ट्रॉयड कम्युनिटी राइट्स टू लैंड। दे ट्रांसफॉर्म्ड द कम्युनिटी एंड कम्युनल प्रॉपर्टी इनटू फेडरल प्रॉपर्टी, व्हिच अफेक्टेड द मीन्स एंड प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन, लीडिंग टू द सबजेक्शन एंड प्रेजेंटेड द इंडिविजुअल राइट्स टू लैंड डेवलप्ड एट कॉस्ट ऑफ कम्युनल agrarian राइट्स। सो इसमें यहाँ पर ये बताया गया कि जो एंशिएंट टाइम पे हमको मिलता है कि किंग और जो पीजेंट है उसके बीच डायरेक्ट लिंक देखने को मिलता है हमको, क्योंकि जो पिंक है वो जो पीजेंट है वो डायरेक्ट किंग को टैक्स देगा, क्योंकि देखो किंग है ना ये। सो इतना अगर एक टेरिटरी है, वो ये सारी टेरिटरी किसकी है, किंग की है, ठीक है। सो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो किंग के अंडर रह रहे हैं। सो अब ये किंग है और रिलेट कर लेते हैं ये पीजेंट है, ठीक है। अब ये पीजेंट है, ये इसकी ज़मीन है, सो ये किंग को क्यों देगा, क्यों, क्योंकि किंग एक इस पर्टिकुलर एरिया का राजा ऑब्वियसली, और ये जो इंसान है ये भी ये किंग की टेरिटरी में ही रह रहा है। सो कल परसों कोई अटैक करेगा तो किंग इसको बचाएगा, किंग मतलब ओवरऑल किंग इसकी रक्षा कर रहा है, सो इसके बदले जो है ये किंग को टैक्स देता है। ओके, सो यहाँ पर बता रहा है कि जो एंशिएंट टाइम पे ऐसा होता था कि किंग और उसका जो लैंड का जो पीजेंट है, जो लैंड पे जो डायरेक्टली खुद काम कर रहा है, वो उसका ओनर होता था। लेकिन बात करें अगर मेडिवल टाइम पीरियड की, तो उसमें हम देखें उसके किंग के बीच उसके फ्यूडल लॉर्ड्स आगे, फिर उसके जो आगे चीफ उसके जो मिनिस्टर्स आगे वो किसी कहीं ना कहीं वो बीच में करप्शन करने लगे, या फिर ओबियसली जो पीजेंट्स की लैंड है उनको हथियाने लगे, और भी बड़े रीजन थे वो और भी काम करने लगे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं जो पीजेंट थे वो दबने लगे, और उनके पीजेंट्स के जो राइट्स हैं वो वहाँ से खत्म होने लगे, ठीक है। यज्ञवल्क्य के एंड बृहस्पति मेंशन 4 ग्रेड्स ऑफ लैंड राइट्स इन द सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है। सो हमने देखा कि एक ही पीस ऑफ लैंड के 4 मालिक हैं, ठीक है, एक पीस के 4 मालिक हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। द महापति ऑब्वियसली फर्स्ट किंग, उसके बाद क्षेत्र स्वामी। क्षेत्र स्वामी मतलब मास्टर ऑफ लैंड। जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर किंग के बाद जो एक जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था, या फिर जैसे गाँव का ठाकुर बोल रहे हो, ठीक है, लाला बोल रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद कर्ष का मतलब जो यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, जो पर्टिकुलर लैंड में जो काम कर रहा है वो, ओके, कल्टिवेटर एंड द सब डीलर, ठीक है, जो कल्टिवेटर के अंदर जो काम कर रहा है। अब जैसे ये बात आ गई ऐसे
किसकी एग्जांपल, तो हाँ, जैसे कि वो कोई ऊपर से मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसमें मिनिस्ट्री ने बोला कि भाई आप हमको काम करवा के दो, सो यहाँ पर रोड बना के दो। सो यहाँ पर पहले सब वीडियो के पास जाएंगे, मतलब रोड बनाने वाले ऑफिसर के पास जाएंगे, सो वो रोड बनवाएगा। अब वो आगे क्या करेगा, वो आगे एक बंदे को रखेगा, आगे कॉन्ट्रैक्ट देगा ठेकेदार को, ठीक है। सो ठेकेदार जो है वो रोड बनवाना स्टार्ट करेगा। अब रोड जो ठेकेदार है वो खुद तो लुक या फिर रोड लेके रोड नहीं बनाएगा, वो आगे अपने बंदे रिक्रूट करेगा, अपने बंदों को बुलाएगा, मिस्त्री को बुलाएगा। अब जो मिस्त्री है वो कल्ला मिस्त्री नहीं करेगा, मिस्त्री भी वो या फिर कल रोड नहीं बनाएगा, फिर मिस्त्री भी अपने साथ बंदे लेके आता है, पीजेंट्स लेके आता है, जो जो उसको मसाला पकड़ाएंगे, जो वो करेंगे, ठीक है। सो मेन कहाँ से कर रहा है, यहाँ से मिनिस्ट्री से। सो यहाँ से आया यहाँ पर, फिर जो मेन बॉर्डर बना जो रोड बनाने उनके आया, उसके बाद उसने ठेकेदार को दिया, ठेकेदार ने मिस्त्री को दिया, और फिर उसके बाद मिस्त्री ने अपने बंदे लाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है जो सबसे पहले किंग है, उसके बाद उसके आगे जो उसने लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अपना बंदा रखा हुआ है कि तू हर एक और लैंड का जो देख ध्यान रख मतलब और मुझे टैक्स देना कलेक्ट करके। सो उसने आगे बंदे रिक्रूट किया कि भाई आप इस पर्टिकुलर लैंड का जो सेकंड क्षेत्र स्वामी, ठीक है, जो किंग के बाद क्षेत्र स्वामी लैंड करो, तो क्षेत्र स्वामी ने क्या बोला कि किसान को कि भाई इस पर्टिकुलर लैंड पे मैंने आपको अधिकार दिया, मुझे एक महीने के अंदर, एक साल के अंदर इतना लैंड टैक्स लेके दो, बाकी जितना बचा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो कल्टिवेटर वो काम करेगा, कल्टिवेटर जो है अपने आगे भी बंदे रिक्रूट करेगा, वो अकेला भी तो नहीं करेगा। सो उसको बोलते थे सब टीनर्स, ठीक है। Peasants remained the owner of their lands, but the pattern of land ownership changed. Land grants damaged the independent position of peasants through the establishment of superiority of rights. Now, independent landowners transformed into tenants and become class of subordinate. Such as 800 C onwards, the king started providing proprietary rights with fiscal and administrative right to feudal lots, which became hereditary. And due to time, land grants led to the hierarchical right over land and advantages. The practice gave rise to the hierarchy and land lords surviving on the surplus produce of actual cultivators. The different type of landlords that emerged were महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, मंडालिका, सामंता, महासामंता, ठाकुर एक्सेट्रा। सो यहाँ पर बताया गया कि ऑब्वियसली वही कि किस तरह से जो फर्स्ट जो पीजेंट है वो अपने लैंड का ओनर था, लेकिन जो राजा ने उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म करके कुछ और करके उसको हेरिडिटरी बना दिया, ठीक है, जो लाइक जो पीजेंट के ऊपर जो उसका पहला मालिक है, सो आज वो उस पर्टिकुलर लैंड का मालिक है। सो उसका आगे जाके उसका बेटा, उसका वंश आगे वही उसका मालिक उस लैंड का मालिक रहेगा, और वो किंग को रिपोर्ट करेगा, मतलब और जो यहाँ पर जो मेन इसका ओनर है, जो पीजेंट है, वो स्पेसिफिक काम करेगा और उसके आगे वाला वंश पे काम करेगा। हेरिडिटरी बना दिया, और उसमें बता दिया कि उसमें जो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि लैंड के जो अलग अलग रूलर्स है, लैंड के जो अलग अलग ओनर्स है, उसमें ये इसने बता दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो लैंड का पीस है उस पर कौन कौन ओनर कर रहा है, उस पर कौन कौन रूल कर रहा है, ठीक है। उसमें महामंडलेश्वर कर रहा है सबसे पहले, फिर मंडलेश्वर, फिर मंडालिका, फिर वो सामंत, फिर महासामंत, फिर ठाकुर। देखो एक पर्टिकुलर एक छोटी सी पीस ऑफ लैंड के लिए कितने लोग इन्होंने लगाए, तो ऑब्वियसली पीजेंट को क्या बचेगा। सो था ये इनका लैंड साहब पढ़ते हैं रेवेन्यू सिस्टम कैसा है। ऑब्वियसली रेवेन्यू सिस्टम ही इनकी जान है, रेवेन्यू सिस्टम पे सारे डिपेंड है। तो देखते हैं क्या है। लैंड एंड एग्रीकल्चर हैव बिकेम द बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी व्हिच बिकेम मोर प्रोनाउंस एंड इन आवर पीरियड ऑफ स्टडी। लैंड एंड एग्रीकल्चर टैक्स बिकेम क्रूशियल फॉर द रेवेन्यू सिस्टम इन 700 to 1200 CE. Certain lies and trades and commerce too were collected. The revenue system was under great pressure because of federal economy. The surplus was extracted through various methods. Economic coercion was conspicuous method. We can suppose two collectors in the early medieval feudal economy, that king and feudal lords both collected revenue mostly in the term of kind. The feudal lords had the right to collect revenue from their donated lands, which was transferred by king. In the beginning, they were paying a fixed share to the total revenue of king, but later they started keeping soldiers for that share, which was supplied to king whenever he demanded. Okay. सो रेवेन्यू सिस्टम में यहाँ पर ये बात कर रहा है कि किस तरह से जो रेवेन्यू है वो एक एम्पायर की जान है, एक एम्पायर की जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का जो बहुत बड़ा पिलर है। आज के टाइम में हम देखते हैं कि लैंड का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। बात करें अगर पंजाब, हरियाणा, गंगा बेसिन की आज के टाइम की, तो या फिर बात करें महाराष्ट्र के और भी ज़्यादा इलाकों की, तो सिर्फ इतना ही नहीं और भी ज़्यादा इलाकों की, तो लैंड कितना ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, इकोनॉमी बिल्डिंग में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टैक्स वहीं से कलेक्ट होता है। और ये भी बताया गया कि किस तरह से जो एक पर्टिकुलर लैंड है उसके जो दो अलग अलग रूलर, दो अलग अलग बॉस हो गए हुए थे। अब कौन कौन से जो मैंने आपको पहले बताया वो तो सब लेवल पे हैं, ठीक है, लेकिन अब फर्स्ट वन है किंग, और सेकंड नंबर पर उसका फीडर लॉर्ड। फीडर लॉर्ड के आगे वो अलग बंदे हैं, ठीक है, एक लैंड को पर्टिकुलर कलेक्ट करने के लिए आगे काम करेंगे। लेकिन हमने देखा कि दो सबसे फर्स्ट पे क्या होता है कि जो फीडर लैंड है, जो एक लैंड ओनर है, वो किंग को डायरेक्टली टैक्स दे रहा है। लेकिन उसको उस टाइम के बाद हम देखते हैं कि जब वो आगे अपने शेयर जो सैनिक है उसके साथ भिजवाता है, ठीक है, जब भी राजा डिमांड करे, जब भी अगर उसको इमीडिएटली चाहिए, इमरजेंसी में चाहिए, या फिर आज उसका मानना आज तो कभी भी राजा जो है लैंड रेवेन्यू से उसका टैक्स मांगता था, और जो फेडरल लॉर्ड्स लोकल लेवल पे उसने राजा ने रिक्रूट किया तो उसको जाकर सप्लाई करते थे, ठीक है। सो ये था उनका रेवेन्यू सिस्टम। आपको बात करते हैं स्टेट की। उस टाइम स्टेट जो पर्टिकुलर है वो किस तरह से थी। द स्टेट कॉन्शियसली ट्राई टू इंक्रीज इनकम टू मीट द इंक्रीज डिमांड इन द एरा ऑफ एक्सपेंशन एंड स्ट्रगल बिकेम essential with the tax exemption that was provided to the Brahmins and Devjana
Brahma Devas and Devadanas also the king was not allowed to collect revenue from the donated lands. The monarchical state reached to the relatively known areas and agrarian expansion on the unprecedented scale. The income of state must have increased through the collection of surplus from a hetero uncultivated and unsettled areas. In between 700, the states changed several taxes and levies on the independent peasants, artisan merchants on the other. The land grants character reflected tax due to the levies collected by the state since kings occasionally mentioned their name in records which was getting transferred to the feudatories. Historians Lalanji Gopal provides a list of some important taxes such as Bhoga, Baga, Kara, Uparika, Hiranya, Utranga, Hilakara. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो आप इन सब टैक्स को एक एक बार नजर मार लेना। इतने में से कोई आपको 5 टैक्स तो नाम पता होने चाहिए, ठीक है, ताकि कभी आपको एग्जांपल में यूज़ करें। सो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो स्टेट है वो अपनी इकोनॉमी को लगातार जो बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कहीं ना कहीं, लेकिन सिर्फ आपको पता है कि जो पीजेंट है 4th क्लास लेवल पर टैक्स डाल कि आप कितना ज़्यादा आप इकोनॉमी ग्रो कर सकते हो, और उनके पास वो और कोई प्रयास नहीं कर रहे थे अपने उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो ये उतने देखते थे कि कितने अलग उनको टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। सो ये इसमें ये बताया गया कि किस तरह से 7 से 12 सेंचुरी की जो स्टेट थी वो अपना जो ट्रेड सिस्टम भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, जो अपने लैंड सिस्टम है उस पर, लेकिन मेन जो है वो अपने लैंड सिस्टम पे ही निर्भर थे, ठीक है। लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट, ये भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन द पोस्ट हर्षा पीरियड पीजेंट बिकेम मेन प्रोड्यूसर एंड टैक्स पेयर। द अर्ली पीजेंट्री इन अर्ली मीडिया अर्ली इंडियन वाज सब्जेक्टेड टू एन ever increasing tax rent burden. Kings provided superior rights to feudal lords to collect all taxes, including regular, irregular, fixed, and traditional payments from the inhabitants of granted villages. This list of taxes in the inscription has no end because it and with the expansion adi or adi come, meaning in the inscription. R.S. Sharma connects it to the further empowerment of landlords as they took advantage of the expansion of Adi and collected maximum from peasant through unspecified and extra legal sources. Donors also collected regular taxes such as भोग, भागकार, पारिका, हिरण्य, उदरंगा एंड भोग। ठीक है। सो अब जो किंग है उसने अपने जो लोकल लेवल पे है उनको चार्ज दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, एक किंग है उसने बोला कि आप मुझे यहाँ से जाकर टैक्स ला के दो, मुझे नहीं पता क्या है कहाँ से ला के दो, ठीक है। सो अब उस वाले जो यहाँ पर लेकर चलो को जो फेडरेटर जो लोकल लेवल का बंदा जो उनका लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो आगे जाके लोगों से टैक्स कलेक्ट करेगा। लेकिन अब किंग ने बोला मुझे इतना चाहिए, किंग ने बोला कि 10% में से मुझे 3% चाहिए, ठीक है। लेकिन आप इसको भी तो जीना है, इसको भी तो अपना घर चलाना है। सो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे 5 या 7% ठोक देगा उस पर आगे वाले पीजेंट्स पे। पीजेंट्स बेचारा शरीफ, उसको कुछ पता है नहीं, उसको लगता है कि जो बोला राजा ने बोला, राजा का हुक्म उनको मानना पड़ता था। सो ये करते थे, ये कहीं ना कहीं कभी कभी जो ये टैक्स बढ़ा भी देते थे पीजेंट्स पे, जो अपना रेगुलर टैक्स पे लगा देते थे, जो जैसे मैंने देखा जो बाकी भोग भाग का व्यापारी का, तो ये वाला टैक्स वो लगा देते थे पीजेंट्स पे। सो पीजेंट्स क्या था, पीजेंट्स आर बोर्न टू पे, ओके। सो ये देखने को मिलता है हमको। और ठीक है, ये था लैंडलॉर्ड और पीजेंट के इतना ज़्यादा कोई देखने को मिलता नहीं, खास इंपॉर्टेंट उसमें है नहीं। ओके, एग्रेरियन रिलेशंस क्या थे? एग्रेरियन रिलेशन, दैट इज रिलेशन बिटवीन लैंड एंड कल्टिवेटर बिकेम अ कॉम्प्लेक्स विद द एडवेंट ऑफ feudalism. We can notice a significant change in the basis of agrarian relations. The forms of landed property, the production relations in agriculture also changed significantly with the shift and landowner and landowners with the rise of new property relations. New mechanisms of economic subordination to also evolved. Later resources before 600 CE mentioned a functional status of cultivator reflected from terms such as गणपति महापति and कुटुंबिका। सो यहाँ पर ये बताया कि लैंड और एक लैंड के कल्टीवेटर के बीच क्या रिलेशन बताया गया हुआ है, वो है एग्रीकल्चर रिलेशन, ठीक है। जो लैंड के बात करें प्रोडक्शन, तो जैसे जैसे लैंड का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आई, कहीं ना कहीं अब उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी वो बढ़ाना स्टार्ट कर दी है, ओके। सो जो कल्टीवेटर है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि क्योंकि उस पर इतने ज़्यादा टैक्स लगे हैं, सो वो कोशिश कर रहा है कि उस पर जो उसके जो इकोनॉमिक है, जो उसकी जो लैंड है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन करें, और ताकि फर्दर वो अपना घर भी चला सके और सारा टैक्स भी पे कर सकें। इसलिए वो कोशिश कर रहा है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। और हमको देखने को मिलता है कि जो लिटरेसी सोर्सेज उस टाइम के मिलते हैं हमको 600 CE के जो लिटरेसी सोर्सेज वो हमको अलग अलग कल्टीवेटर्स के जो स्टेटस है उनके सोसाइटी लेवल पे वो अलग अलग बताते हैं कि उनको क्या क्या बोलते थे, ठीक है। सोसाइटी लेवल पे जो उनके जो कल्टीवेटर उनको क्या बोलते थे, गजपति बोलते थे, ठीक है, महात्रा बोलते थे, ठीक है, कुटुंबिका बोलते थे। Every peasant family constituted a smallest but central unit of production in 700 to 1200. Peasants possessed the land, but they had pay to parent in cash, kind and labor of feudal lords. The cultivators pay not because of the expansion of return, but because of customs, quarrel, legal and religious sanctions. The landlord collected surplus not with the object of promoting agriculture or economic growth to the kingdom, but mainly for their consumption. Farmers produces not in responses to the market, but according to the needs of landlord, who may take account to the interest in the world also of king. So यहाँ पर ये बात कर रहा है कि हर एक इंसान सिस्टम के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। उसका जो किंग कितना मांग रहा है, किंग की मांग कितनी है, किंग की मांग है 10 में से 3, चलो लेट के लिए 10 में से 3, उस टाइम तो बड़ी ज़्यादा होगी। किंग की मांग है चलो 4,
ठीक है। 4 मांगे, एक उगा कितना रहा है, उगा रहा है 10, ठीक है, 10% है। सो किंग के मांगे 4। अब यहाँ पर इस 10 और इस 4 के बीच के ना 6 का फर्क आ रहा है, ठीक है। सो ओबियसली जो 6 है बाई रूल लीगली वो 6% का जो है वो पीजेंट के घर जाना चाहिए, क्योंकि पीजेंट ने अभी अपनी ज़िंदगी जीनी और आगे फ्यूचर के लिए जाना। लेकिन उसके आगे जब हमने देखा कि जो किंग है वो अब डायरेक्टली इसके घर तो जाएगा नहीं पीजेंट के कि भैया मुझे टैक्स दे दे, या फिर वो दे, या फिर पीजेंट सीधा जाएगा नहीं उसके पास। पहले पहले जाता था, पहले पहले जाता था डायरेक्टली जो पीजेंट और किंग के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप था कब, हर्षवर्धन के टाइम पे। लेकिन हमने बात की, जब बात की तो जो अर्ली उसके बाद मैं लेटर टाइम के बाद 6 7 से 8 सेंचुरी का टाइम जब डेवलप हो गया रीजन, तो किंग के आगे उसके फ्यूडल लॉर्ड्स आगे, फ्यूडल मतलब लोकल लेवल पे जो टैक्स कलेक्टर था, तो टैक्स कलेक्टर थे उनके आगे और आगे, ठीक है। अब वो भी जो बड़े बड़े जैसे अब ठाकुर राजपूत बात करते थे, वो कहीं ना कहीं शूद्र के घर नहीं जाते थे, टैक्स कलेक्टर पीजेंट के घर नहीं जाते थे, वो अपने आगे बंदे रखते थे, वो उनसे कलेक्टर, ठीक है। अब मैंने बताई 6% की बात हुई, 6% में से 4 इसने ले लिया, 2 ये ले लेगा लैंड लॉर्ड, ठीक है, और एक ये ले लेगा जो उसके लिए काम कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन ये भी ले लेगा, हो गया इसका 3। ओके, नहीं नहीं ऐसा जो किंग है वो 5% लेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा हिस्सा लेगा, और 3% ही ले लेगा, ठीक है, और 1% ही लेगा, ठीक है। सो 5 3 8 और 1 9 हो गया, और पीसेंट के लिए कितना बचा, बेचारे के लिए 1% बचा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमको देखने मिला कभी यार राजा इससे अपरिचित, तो उसको पता ही नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट पे क्या चल रहा है ये वगैरह, ठीक है। अब किंग की डिमांड जितनी है उसके हिसाब से पूरी करनी पड़े। अब ये ऐसा नहीं है कि जो लास्ट लेवल का जो पीसेंट है, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ 6% ही पे करना है या फिर 4% ही पे करना है, ठीक है। अब जैसे ऊपर की डिमांड होगी, भाई आज हमको जरूरत है ज़्यादा है, आज हमारे घर में फंक्शन है, आज शादी है, फिर आज हमको अटैक हो गया, तो आप अपना 10 में से 9% ही दे दो हमको भैया, डायरेक्टली हमको नहीं पता चल रहा है, ठीक है। सो कभी कभी 10 में से 10 ही ले लेते थे। सो डिमांड पे डिपेंड है कि भाई जिस तरह से डिमांड आएगी देना पड़ेगा, ठीक है। सो आप देखते हैं एग्रीगेरियन एक्सपेंशन कैसी थी। द पीरियड 700-1200 रिफ्लेक्ट एग्रीगेरियन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन द अनप्रेसिडेंटेड स्केल इन इंडिया एंड proved by epigraphic and literary evidence. The generation of land ownership in tribal, wild, virgin, barren, coastal and borderlands through the land grants were a main reason behind the development of agriculture in the areas, and stepwise agrarian integration of the region. India show a gradual spread of agriculture from wet to dry zone in Kaveri Delta and upper reaches to the Tamraparani to meet increased needs of resources. Kings, princes, chiefs, and government officials Tamil Nadu, Odisha, Telangana, Bengal, Karnataka, Rajasthan extended patronage to agriculture and brought improvement in irrigation facilities. We strengthen this process. So okay, normally यहाँ पर ये बात हो रही है कि किस तरह से जो लैंड एग्रीगेशन है वो अब कहीं ना कहीं नीड बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो उनकी जो नीड है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, और वो अपनी जो एग्रीकल्चर लेवल पे जो इरीगेशन है उसको बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और उसको जो कहीं ना कहीं वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं, और भी ज़्यादा पॉलिसीज लाके हमने बात की ना कि सिर्फ कल्टिवेटेड लैंड या फिर जो अनकल्टिवेटेड लैंड बात की, हम बात करें अगर जो वर्जिन लैंड मतलब जिस लैंड पे अभी तक कल्टिवेशन नहीं की गई है, फिर जो कहीं ना कहीं दूर दराज बची है, पास्चर की बात करें, गार्डन्स की बात करें, मेन जो अटैक हुआ फॉरेस्ट पे बात करें, ठीक है, फॉरेस्ट को भी कल्टिवेटेड लैंड बनाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स प्रोड्यूस हो के, और वैसे ज़्यादा से ज़्यादा लैंड होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पर बात की, और हमने देखा कि किस तरह से जो साउथ में जब कहीं ना कहीं वो हुई तो जो ये सारे इलाके किंगडम है, ठीक है, यहाँ पर जो सारा सेम था, तो वो गंगेटिक वैसे हमने देखा कि जो गंगेटिक वैली है वहाँ पर कितना ज़्यादा वो है फर्टिलिटी एरिया है, और वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। सो इनकी मेन मैंने आपको बताया कि किस तरह से कन्नौज के लिए फाइट होती थी, कन्नौज के लिए। सो कहीं ना कहीं इनका जो है पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बन गया था, ठीक है। सो कोशिश करते थे जो नदी के पास वाले इलाके को ज़्यादा, जैसे हमने बात की कावेरी बेसिन की, ठीक है, गोदावरी। The spread of agrarian settlement could have hardly been possible without adequate agriculture facilities. The pattern of geographical distribution of settlement was related to water resources, both natural and human-made, and agrarian potentially of the landscape. Sao means that there seems to have been correspondence between increase in immigration work and the rise of number of nadus between 7 to 10 centuries in the Tamil Nadu. In the contrast, smaller nadus in the river valleys, less fertile tract and were characterized by larger made by lesser density of settlement. Nandini Saini says that donation of few plots in the settled village would have made no substantial differences in its organization except for extending the network of village. Rural settlement in early medieval India were a hub of all activities. They were called Grama, Pitaval, Pataka, Patak, Gosha. So यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर ये बात की कि किस तरह से जो उनका जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो एग्रीगेरियन जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, ओके, एग्रीगेरियन में आपको बताया कि ओबियसली कृषि प्रधान, तो ये जो रूलर है वो कहीं ना कहीं टेरिटरी और अनेक्स कर रहे हैं और अपने अंडर ला रहे हैं। और मैंने आपको पहले बताया कि कहीं ना कहीं मेन पर्पस क्या है, एग्रीगेरियन पॉलिसी को बढ़ाना और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स अपने अंडर लाना, और कहीं ना कहीं अपने एम्पायर को और मजबूत करना। और हमने देखा कि किस तरह से जो ये 7 से 10 सेंचुरी के बीच में जो साउथ का जो किंगडम है वो किस तरह से बढ़ता है। और हमने देखा कि 7 से लेकर नाडूज का मतलब होता है विलेज, ठीक है। सो जो विलेज लेवल थे जो रिवर्स के पास, कहीं ना कहीं वो भी इतने ज़्यादा फर्टाइल नहीं थे या फिर इतने ज़्यादा वो नहीं हो रहे थे, इकोनॉमी डाउन हो रही थी ओबियसली। और हमने देखा कि जो रूरल लेवल पर जो
जो विलेज होते थे उनको क्या क्या बोलते थे, उनको बोलते थे पलाई, मतलब एक ट्राइबल विलेज जहाँ पे जंगलों के बीच थे। पटाका, ठीक है, ये हेमलेट नियर लार्ज विलेज, ठीक है, जब हमने देखा, जब हमने लार्ज एक अर्बन सिटी उसके पास जब एक छोटा सा बस्ती बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद पड़ा था गोशा, हर्ट्समैन विलेज एक्सेट्रा। ओके, सो ये था लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उसमें मेरा कोई इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है एक लैंड, जो मेरा फर्स्ट लैंड, उसके बाद है रेवेन्यू सिस्टम, उसके बाद लैंड राइट्स, और अगर हो सके तो एक बार, ठीक है ना, एक्सपेंशन पॉलिसी। बस ये 4 क्वेश्चन इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा और आपको आज के चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू एंड बाय बाय।